हेलो एवरीवन। मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम झारखंड पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे। नई एमसीक्यू सीरीज में ये है दूसरा पार्ट। इससे पार्ट और गया है। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक्शन थ्योरी और साथ ही साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे और हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप झारखंड पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है और वहाँ पर आप जाके झारखंड पीजीटी कॉमर्स का पेपर 2 जो मेरिट पोर्शन है तो उसका कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स जिनको हैं, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ठीक है, अभी 20% चल रहा है, आप वहाँ कोर्स में इनरोल करा सकते हैं। कल खत्म। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन है। Who has given the hierarchy of needs theory of मोटिवेशन चैप्टर से है, इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे। तो हायरार्की ऑफ नीड्स यानी आवश्यकताओं का पदानुक्रम अभिप्रेरण सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो, डेविड मैक्लीलैंड, विक्टर वीरू एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग। तो आपको आसानी से इसका पता होगा। इसका सही जवाब जो है वो है अब्राहम मैस्लो। इनकी थ्योरी का नाम क्या था? हायरार्की ऑफ नीड्स। इन्होंने बेसिकली 1943 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम था अ थ्योरी ऑफ ये बोलेंगे मानवीय मानव मानवीय अभिप्रेरण का। फिर डेविड मैक्लीलैंड थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कुछ नाम याद हो अगर आपको तो इनकी मैक्लीलैंड की नीड थ्योरी। नीड थ्योरी। विक्टर वीरू, इनकी कौन सी थी? इनकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी। क्या अच्छे से। और फ्रेडरिक हर्जबर्ग, इनकी थ्योरी थी टू फैक्टर थी, जिसको मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which among the following is the highest level of need under the need hierarchy theory of motivation? अभिप्रेरण के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्तर की अवधारणा है? तो इसके लिए हम समझते हैं। तो आप इसका जवाब देने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा मैस्लो ने जो नीड हायरार्की दी ना, उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया। उन्होंने नीड्स को 5 स्तरों में डिवाइड किया। सबसे जो निचले स्तर की नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शरीर की आवश्यकताएं। ठीक है, फूड, वाटर, ठीक है, रेस्ट, मतलब जो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड क्यों बोला? क्योंकि सबसे बेसिक जरूरत पूरी होगी, उसके बाद आप अगली में जाएंगे। मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये सब मिलने के बाद आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे, यानी सेफ्टी नीड्स। इन दोनों नीड्स को मिलाकर के बेसिक नीड्स। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल नीड्स, सॉरी साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स इसमें क्या है? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, जिसको आप सोशल नीड्स भी कहते हैं। देखो, गरीब आदमी जिसके पास रोटी कपड़ा मकान ना हो, उसके पास तो भैया दोस्त होते भी नहीं। ठीक है, तो इसमें इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी से हमें क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए। फिर एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स में हमको चाहिए इज्जत। ठीक है, हमें क्या चाहिए? रेस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी, हमें प्रेस्टीज चाहिए। ठीक है? और उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे ऊपरी नीड जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, यानी कि यहाँ पर आप अपने अंतर्मन का विकास करें। अंतर्मन का विकास करेंगे जैसे, मतलब आपके पास टाइम है, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं? ख्याल आता है लोग, शांति क्या है, जीवन क्या है, ठीक है, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हो। तो ये सारी चीजें कहाँ पर आएंगी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएंगी। ठीक है, कभी कभी आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा। तो सबसे पहले सबसे निचले स्तर की नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड, फिर बिलोंगिंगनेस या लव नीड्स जिसको सोशल नीड्स भी कहते हैं, फिर एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कभी कभी ये पूछता है कि सबसे ऊपरी नीड कौन सी है?
तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सबसे निचली नीड कौन सी है? तो फिजियोलॉजिकल नीड है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अंडर द नीड हायरार्की थ्योरी। तो का जवाब होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पर हम अध्यात्म पे चले जाएंगे, ठीक है? कि दुनिया क्यों है, हम दुनिया में शांति की बात करते हैं, तो शांति कैसे मिलेगी, ये महान लोग जो बात करते हैं वो वहां पे चले। उसके बाद क्या है? नेम द मोटिवेशन थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। ऐसी कौन सी मोटिवेशन थ्योरी है जो कि सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन पर चलती है? तो अभी हमने जो देखा, ये देखा, क्या देखा कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है ना, ये सबसे पहले इस जरूरत को पूरा करने की बात करती है, यानी कि सबसे पहले क्या कहते हैं मैस्लो, कि आपकी फिजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए, उसके बाद सेफ्टी। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे एक नीड आपकी पूरी होती जाएगी, आप अगले लेवल पे पहुंचते चले जाएंगे, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, जैसे जैसे आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है, आप हायर लेवल ऑफ नीड्स को अचीव करते जा रहे हैं। आइए, तो इसका क्या हो जाएगा? हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। रिवीजन करते जाइएगा साथ। अगला, which among the following theories can be considered as an extension of Maslow's need hierarchy theory of motivation? मैस्लो ने जो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था, ठीक है, उसका कौन, उस मतलब उस थ्योरी का एक्सटेंशन किस थ्योरी को माना जा सकता है? एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी, मैस्लोज नीड हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, तो वही बात हो गई, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, या वी रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। ईआरजी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। देखो, मैस्लो ने क्या किया? मैस्लो ने 1 2 3 4 5, मैस्लो ने नीड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया और बोला कि सबसे निचले लेवल की नीड्स को आप पूरा करते चलेंगे और फिर आप ऊपरी लेवल पे पहुंचेंगे। मतलब जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी है, वो सेफ्टी नीड्स को कभी नहीं पूरी कर सकता। जिसकी सेफ्टी नीड्स पूरी नहीं है, वो लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी सोशल नीड्स को नहीं पूरी कर सकता। फिर जिसकी सोशल नीड्स नहीं पूरी है, वो इज्जत की बात नहीं कर सकता। और जिसको इज्जत नहीं मिल रही भैया, वो जो है शांति, इन सब चीजों की बात, आध्यात्म, ठीक है, इन सब चीजों की बात नहीं कर सकता। तो इसको बेसिकली एल्डरफर ने 3 में डिवाइड किया। सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स को इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक साथ किया और ये बोला कि किसी भी व्यक्ति के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है भैया, ये एग्जिस्टेंस नीड है भैया। जिसको रोटी कपड़ा मकान ना मिले और सेफ्टी ना मिले भैया, इतना तो मोटिवेशन उसको चाहिए उसके एग्जिस्टेंस के लिए। उसके बाद रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस में क्या बोला इन्होंने? सोशल नीड्स, यानी उसको चाहिए लव, बिलोंगिंगनेस, ठीक है, उसके दोस्त होने चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए। और एक्सटर्नल स्टीम, ये भी यहां पर आएगा, यानी उसको बाहर इज्जत मिलनी चाहिए, ये रिलेटेडनेस। अब स्टीम में दो हिस्से, आधा यानी एक्सटर्नल स्टीम रिलेटेडनेस में आएगा और इंटरनल स्टीम आएगा ग्रोथ। तो एक्सटर्नल इंटरनल स्टीम का मतलब क्या है? देखो, कई बार होता है कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप आईने के सामने खुद को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं। हो सकता है लोग आपकी इज्जत कर रहे हो डर की वजह से, ठीक है? जैसे वो, अगर आपने मिर्जापुर देखी हो तो वो मकबूल बोलता है उनको ना, किसको, कालिन भैया को, कि लोग इज्जत करते हैं आपकी, तो बोल रहे इज्जत नहीं करते, डरते हैं। तो वो एक्सटर्नल स्टीम था भैया, लोग इज्जत कर रहे थे, लोग इज्जत कर रहे थे, लेकिन कोर ऑफ द हार्ट उनको भी पता था कि भैया उनकी इज्जत लोग इसलिए करते हैं, उनसे डरते हैं। तो यहाँ पर उनको इंटरनल स्टीम नहीं मिलेगा, अंदर से पता है। तो इंटरनल स्टीम कहाँ पर आएगा? ग्रोथ में आएगा। इंटरनल स्टीम यानी आपको पता है, आप खुद की इज्जत कर पा रहे हैं, आप खुद के काम से संतुष्ट हो पा रहे हैं, ठीक है? और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात वही हो गई कि आप
शांति की बात कर रहे हैं, सुख की बात नहीं कर रहे हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, साइकोलॉजी पे चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें ग्रोथ पे आएंगी। ठीक है, ध्यान रखना। एग्जिस्टेंस ई आर जी। अब इन्होंने जो एल्डरफर थे, इन्होंने एक कंसेप्ट ये दिया, इन्होंने देखो जो मैस्लो की थ्योरी थी, ये किसकी बात करता था, ये बात करता था सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। और एल्डरफर की जो ईआरजी थ्योरी है, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ऊपर की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पा रहा है, अपनी हायर ऑर्डर ऑफ नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, निचले लेवल को नीड को ही पूरा करना चाहिए। मतलब अगर वो ग्रोथ नीड पे नहीं जा पा रहा है, तो फ्रस्ट्रेट होकर वो रिलेटेडनेस नीड पे ही क्या है रहेगा, उसी को पूरी करने में लगा हुआ रहेगा। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। तो इसमें कौन सा, तो इसमें क्या होगा, एल्पर्स जी थी। Which of the following is correct expansion of ERG in ERG theory of motivation? तो अभी हमने डिस्कस किया, ERG का फुल फॉर्म क्या है, रेजिस्टेंस रिलेटेडनेस, रेजिस्टेंस रिलेटेडनेस नंबर। अगले क्वेश्चन, नेम द मोटिवेशन थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन द फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का मतलब क्या है, आप हायर नीड को पूरी नहीं कर पाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फ्रस्ट्रेट होके आप फिर नीचे लेवल पे आ जाओ। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि कोई बंदा कार लेना चाहता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कार लेना सोचता है वो दिन भर की ईएमआई पे लूं कि ना लूं, फिर उसको लगता है कि यार 25,000 तो मेरी सैलरी है और ईएमआई पे अगर ले लिया 15,000 तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो क्या करता है, बाइक पे शिफ्ट कर लेता है अपने आप। तो ये काम क्या है, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का, तो अल्डरफर्स ईआरजी थे। Whereas dash dash focus on which variable affects motivation and dash dash the how variables affect motivation। देखो, मोटिवेशन की दो थेरीज है, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण की दो मेन, एक है कंटेंट थेरी और दूसरा है, कंटेंट थेरी बताता है कि क्या आपको मोटिवेट कर, व्हाट मोटिव, और प्रोसेस थेरी बताता है हाउ मोटिवेशन अकर। मतलब मोटिवेशन क्या आपको मोटिवेट करेगा और कैसे आप मोटिवेट होंगे, ये प्रोसेस। तो कंटेंट थ्योरीज में कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सी कंटेंट थ्योरी है या इनमें से कौन सी प्रोसेस थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरी की बात करें तो मैस्लो की नीड हायरार्की थी, फिर आपका एल्डरफर का, एल्डरफर्स का जो आपका ईआरजी थ्योरी था, उसके बाद आपका मैकलीलैंड का नीड थ्योरी था, और चलो तब प्रोसेस, इसमें आपका आ जाएगा वी रूल्स का एक्सपेंसिव थ्योरी, हर्जबर्ग का इसमें टू फैक्टर मोटिवेशन एंड हाई फ्रीडम्स इक्विटी सेटिंग एंड रील। ध्यान रखना है, कंटेंट थ्योरी में क्या क्या आएगा, एल्डेफर्स, मिलैंड्स नीड थ्योरी एंड हर्जबर्ग टू फैक्टर। इसमें कैसे मोटिवेशन होता है, रूम्स एडम्स सेटिंग रील। तो इसमें क्या होगा, विच वेरिएबल अफेक्ट मोटिवेशन, विच वेरिएबल यानी किसकी बात कर रहा है, कंटेंट की बात कर रहा है, और डैश डैश फोकस द हाउ द वेरिएबल अफेक्ट मोटिवेशन यानी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, द ओहियो स्टेट लीडरशिप studies revealed dash dash and
एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हैज टू मेजर डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। लीडरशिप बिहेवियर में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और मिशिगन यूनिवर्सिटी स्टडी किया गया था, तो उसमें दो बेसिकली आपको क्या मिले थे, तो उन्होंने डायमेंशंस डेवलप किए थे, दो डायमेंशंस का पता चला था। तो उसमें दो डायमेंशंस कौन कौन से थे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर लिखा है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कंसीडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। कंसीडरेशन देखो, बेसिकली ये जो भी स्टडीज की जा रही थी ना, ये इस पर्सपेक्टिव से की जा रही थी कि पता चले कि देखो लीडर दो तरह के होते हैं। एक लीडर वो होता है जो सिर्फ काम कराता है, एक लीडर वो होता है जो एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखता है और काम करता है। तो जो यहाँ पर कंसीडरेशन की बात थी ना, ये एम्प्लॉइज के साथ रिलेशंस की बात, यानी लीडर और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंसीडरेशन को ही क्या बोलते हैं, पीपल ओरिएंटेड, पीपल। और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को, ये था भैया टास्क ओरिएंटेड, यानी काम के प्रति काम करो, ठीक है। अब पीपल ओरिएंटेड अप्रोच में कैसे करेंगे आप, लीडर जैसे अपने एम्प्लॉइज के साथ है फ्रेंडली, दोस्ताना, पूर्वक है, या फिर वो सभी एम्प्लॉइज के बीच में क्या करता है, इक्वल ट्रीटमेंट करता है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करता है, इससे भी लोग क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, लोग खुश रहेंगे। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यानी टास्क ओरिएंटेड की बात करता है, वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड सेट कर देगा, ये इतना काम होना चाहिए, या फिर वो बताएगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है और आपको क्या करना है, ये टास्क ओरिएंटेड बात है। तो ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज में पता चला कि दो डायमेंशन है, मतलब दो डायमेंशन है, कंसीडरेशन जो कि वाइज ओरिएंट पीपल ओरिएंटेड होगा और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर टास्क ओरिएंटेड होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए लीडरशिप में। अगला, कंटिंजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बेस्ड अपॉन। कंटिंजेंसी लीडरशिप थ्योरी क्या कहती है भैया, कि एक लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती। अब लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो मेनली जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर की अगर हम बात करें। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक में लीडर खुद बताता है कि क्या करना है, वो किसी के नहीं सुनता। लीडर कहता है चुपचाप ये बोल रहा हूं, बिना सोचे समझे ये काम कर डालो, ये है ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में डिसीजन लीडर ही लेगा, लेकिन लीडर सबसे पूछेगा, सबकी सलाह लेगा, सबकी ओपिनियन लेगा, ठीक है, और अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा, लीडर ही लेगा। और लेसेस फेयर या फिर जिसको फ्री रेन लीडरशिप भी कहते हैं, उसमें लीडर पूरी पूरी फ्रीडम देगा कि भैया तुमको जो करना है करो, जहां पर जरूरत होगा लीडर वहां पर इंटरवीन करेगा, मतलब दखल अंदाजी नहीं करेगा। अदरवाइज कुछ गड़बड़ होगी तो लीडर आएगा, सलाह भी देगा, लेकिन वो आपके काम में दखल नहीं देगा। तो भैया देखो, अगर आपको बहुत छोटे लेवल के वर्कर से काम कराना है, ठीक है, तो भैया आपको ऑटोक्रेटिक लीडर भी होना पड़ सकता है, ठीक है? और अगर आप बहुत पढ़े लिखे, आपके मतलब आपकी टीम मेंबर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आपके टीम मेंबर्स जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप उनको लेसेस फेयर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंटिजेंसी थ्योरी। लीडरशिप भी क्या कहती है कि देयर इज नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशंस, मतलब कोई एक लीडरशिप की स्टाइल, कोई एक लीडरशिप की शैली, नेतृत्व की शैली सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट के बारे में क्या सही नहीं है। इट कंटेन्स अ कंडीशनल अंडरटेकिंग, इट कंटेन्स द अमाउंट मेंशन्ड इन इट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट इज साइंड बाय द मेकर। देखो भाई, प्रोमिसरी नोट जो होता है उसमें मेकर कसम खाता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं एक निश्चित तिथि को इतना पैसा या 2 महीने बाद इतना पैसा दे दूंगा किसी निश्चित पर्सन को, ठीक है। तो भैया इसमें अमाउंट लिखा जाएगा,
ये राइटिंग में होगा, लिखित में होगा, बोलकर नहीं होगा। मेकर इसमें साइन करके देगा, लेकिन ये कंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं होगा, ये अनकंडीशनल, कंडीशन नहीं लगाएगा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट है, सत्य नहीं है, यह एक सशर्त वचन शामिल है, ये गलत है, ये गलत है। अगला सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद, सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसकी बात करता है? तो अगर आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा हो तो उसमें हमने बात की थी सेक्शन नंबर 14 क्या बताता है? टाइप्स ऑफ सॉरी सेक्शन 13, इसमें 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं, कौन कौन सा? प्रॉमिसरी नोट बताया गया है, जिसको बताया गया है सेक्शन नंबर 4 में। बिल ऑफ एक्सचेंज बताया गया है सेक्शन नंबर 5 में। और चेक बताया गया है सेक्शन नंबर है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज से जुड़ा हुआ सेक्शन क्या हो गया? सेक्शन नंबर 5 का जब बिल ऑफ चेक का हो गया सेक्शन 6, नोट का हो गया सेक्शन नंबर 4। और होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसका सेक्शन क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे। और आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, होल्डर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है? होल्डर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन, चलो, इन एन अपील बाय द ड्रॉअर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138, 138 क्या है कि अगर आपका इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से चेक डिसऑनर होता है, चेक डिसऑनर होता है, तो जो चेक का मेकर है जिसने साइन किया है या जो चेक का ड्रॉअर है उसको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। ठीक है, उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, इनसफिशिएंट फंड के केस में तो सेक्शन 138 बात करता है। ठीक है, अब सेक्शन 138 में मान लो किसी को सजा हो गई तो वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? सेक्शन 148 में अपील कर सकता है। और जब वो अपील करने जाएगा तो अपीलेट कोर्ट जो होगा वो उसको बोलेगा कि भैया जितना तुम्हारे ऊपर फाइन लगाई गई है ना उसका कम से कम 20% जमा कर दो, 20% जमा कर दो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए सेक्शन 138 में केस बुक हुआ और यहाँ पर फाइन लगाया गया 2 लाख। ठीक है, तो अब ये अपील कर सकता है सेक्शन 148 में। 148 में जब इसने अपील करा तो इसको अपील वाला क्या बोलेगा, मतलब मिनिमम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम पैसा कितना डिपॉजिट करने के लिए बोलेगा अपीलेट कोर्ट। अपील जब ये करेगा तो कोर्ट बोलेगा कि एक काम करो, 2 लाख का 20% यानी 40,000 रुपए तुम मिनिमम। अगले क्वेश्चन, वेयर द होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडोर्सेस इट इन मैनर नॉट इन एनी लाइफ, इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो यहाँ पर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बैक साइड आप साइन करके उसको इंडोर्स कर सकते हैं, इंडोर्स ट्रांसफर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? साइनिंग बैक ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या साइनिंग बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चेक पे भेज। अब ये कई तरीके से होता है, तो अगर हम बात करें सैंस रिकोर्स, इसको एक और नाम होता है विदाउट रिकोर्स, यानी दायित्व रहित प्रश्नांकन। हिंदी में देखें तो समझ में आता है। ठीक है, दायित्व रहित प्रश्नांकन ये क्या कहता है भाई? इस केस में ऐसा लिखा जाए, पे टू मिस्टर और ऑर्डर विदाउट फोर्स टू। मतलब यहां पर इसने क्या बोला? अब मान लीजिए अगर राज को यहां पर पेमेंट नहीं मिलता है तो राज इसके पास जो इंडोर्सर है इसके पास नहीं आ सकता पैसा लेने। ये क्या है? विदाउट रिकोर्स, राइट तो खत्म। ठीक है, तो इस केस में तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैंस रिकोर्स, लेकिन बाकी भी समझ लेते हैं।
अगला क्या है, कंडीशनल इंडोर्समेंट। कंडीशनल इंडोर्समेंट क्या होगा कि किसी इवेंट के अकर होने पर, मतलब किसी घटना या किसी कंडीशन के होने पर क्या किया जाए, जब आपको पेमेंट का ऑर्डर दिया जाए, जैसे पे टू मिस्टर डॉन और ऑर्डर ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड। ठीक है, यानी माल की प्राप्ति पर डॉन या उनके ऑर्डर पर भुगतान करें। ठीक है, ये है कंडीशनल, शर्त लगा दी, माल नहीं मिला तो पेमेंट नहीं होगा। फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट क्या है भाई? फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट का मतलब होता है, अगर मैं आपको, हाँ फैकल्टेटिव बता देता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ। फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वैकल्पिक या ऐच्छिक पृष्ठांकन। इस केस में क्या होगा बताता हूँ। पे ऐसे लिखा जाए, पे टू फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट में ये अपने अधिकार का त्याग कर रहा है। ठीक है, फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट में इंडोर्सर क्या कर रहा है, बोल रहा है राम या उसके ऑर्डर पर पेमेंट कीजिए, और अगर मान लीजिए वो बिल डिसऑनर हो जाएगा तो वो कहता है मुझे डिसऑनर का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। और रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट क्या कहता है? रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में ऐसा लिखा, मतलब मान लीजिए कि जैसे आप पे टू केवल राम को भुगतान कीजिए। ठीक है, केवल राम को भुगतान कीजिए, मतलब रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट के केस में आगे इंडोर्समेंट नहीं हो सकता। ठीक है, सैंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट एक बार रिवाइज करा देता हूं। सैंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट में इंडोर्स कर दिया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। कंडीशनल इंडोर्समेंट में किसी इवेंट या किसी कंडीशन के पूरी होने पर पेमेंट किया जाएगा। फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट में मैंने अपना अधिकार त्याग दिया, मैंने बोला कि भैया डिसऑनर का नोटिस मत मुझे दो। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में मैंने रेस्ट्रिक्ट लगा दी कि आगे अब इंडोर्समेंट नहीं हो सकता। एक ब्लैंक इंडोर्समेंट भी होता है, आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा था। ब्लैंक इंडोर्समेंट में क्या होता है, पीछे मैंने साइन कर दिया है लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा, वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक एंडोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है, दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और कोर्स में तो डिटेल में बताया। A holder in due course is a person who becomes the possessor of the instrument। देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, जैसे हमने बात की कि सेक्शन 9 में होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिफाइन किया गया। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है जिसने बिफोर मैच्योरिटी यानी बिल मैच्योर होने के पहले, फॉर कंसीडरेशन कंसीडरेशन के बदले, और उसे इस बात का पता नहीं है कि टाइटल में कोई डिफेक्ट है, अगर वो किसी बिल को होल्ड करता है, ये तीनों कंडीशन पूरी होने पर वो बिल को होल्ड करता है, तो उसको बोलेंगे होल्डर इन, क्या बोलेंगे, होल्डर इन ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स को फायदे क्या होते हैं, देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स ना अपने पहले के सभी पार्टीज को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है, कोर्ट में घसीट सकता है। ठीक है, होल्डर के पास ये पावर नहीं है, होल्डर के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, अगला, a check is dash dash drawn upon specified banker payable on demand। देखो चेक क्या है, चेक एक प्रॉमिसरी वचन पत्र है, चेक एक। ठीक है, और उस वचन पत्र में चेक हमेशा ध्यान रखना किसी बैंकर को लिखा जाएगा, पहली चीज प्रॉमिसरी नोट है, दूसरी चीज बैंकर को लिखा जाएगा। चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा, हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा। तो चेक इज अ प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर पेबल ऑन डिमांड। चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया गया मांग पर देय है, क्या है, शपथ पत्र, या जिसको आप वचन पत्र भी कह सकते हैं, वचन पत्र या फिर प्रतिज्ञा पत्र भी। और चेक के बारे में कौन से सेक्शन में बोला है, सेक्शन नंबर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी।
और भी क्वेश्चंस के वीडियोस हम लाते रहेंगे जिसके थ्रू आप अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते जाइए। जहाँ के भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वहां पर जाइए, कंसेप्ट्स को आप जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, इससे आपको रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। और कोर्स के लिए ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स एनरोल करा सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।